नमस्कार। चलिए चलते हैं पाठ 2 के अगले भाग पर। पाठ 2 है मेरे संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग। 2 पृष्ठ हम इसके पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं उसके आगे। देखिए लेखिका कहती क्या है और क्या जानकारी हम तक पहुंचाती हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। तो क्या कहती है कि माँ जो है, लेखिका की माँ, उनका विवाह हो गया एक बहुत होनहार लड़के से जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, टैलेंटेड जो है। लेकिन क्या है उनके साथ, क्या विशेषता बता रही हैं कि आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि वो भी आज़ादी के सिपाही थे। और उस समय अंग्रेज़ों के हिसाब से यह एक अपराध था। जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहा है वह एक अपराधी माना जाता था और उसे कोई ना कोई सज़ा दे दी जाती थी। और इसी कारण जो लेखिका के पिता थे आईसीएस की तैयारी कर रहे थे, उसकी परीक्षा होने वाली थी, उसमें उन्हें नहीं बैठने दिया गया, एग्ज़ाम उन्हें देने ही नहीं दिया गया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला भी नहीं था। कहते हैं कि उनके घर परिवार से उन्हें कुछ आमदनी हो, धन मिला हो, ऐसा कुछ नहीं था, कि जेब से भी खाली थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों में, एक तो लेखिका की नानी की इच्छा थी कि बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही से हो, एक तो यह कारण, और दूसरा लेखिका की माँ स्वयं गांधी जी से प्रभावित थी, गांधी जी के सिद्धांतों को मानती थी। तो इन दोनों के ही कारण सादा जीवन जीने के लिए, कि जीवन सादा होना चाहिए और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। चाहे न चाहे इन प्रभावों से, दोनों के प्रभाव से, माँ की इच्छा और गांधी जी के सिद्धांतों से माँ जो है सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाली महिला रहीं। अब माँ की विशेषताओं पर वो प्रकाश डालती है। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती, कि बहुत कोमलांगी थी, बहुत कोमल थी उनकी माँ, नाजुक थी, साहबी खानदान से थी। तो अगर हम अगर रेशम पहनते हैं बहुत हल्का होता है, और खादी है जो भारी होता है। तो माँ को आदत नहीं थी खादी वस्त्र धारण करने की, लेकिन गांधी जी से प्रभावित हैं तो वो खादी की साड़ी पहनती हैं। अब कैसे पहने कि वो भारी लगती है, कि कमर में ही चनक आ जाए। तो रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कि साड़ी कैसे पहनी जाए और कैसे संभाली जाए। रात को इसकी प्रैक्टिस करती थी ताकि सुबह वो थोड़ा सा आराम से उस चीज़ को सहजता से ले सकें। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास, यानी लेखिका की दादी, मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, कि बस नहा धोकर एक तरफ वो बैठ जाए, कि घर के कामकाज करना उनके वश में नहीं था। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, कि बस बात इतनी थी कि घर के किसी सदस्य ने प्रयास भी नहीं किया कि वो काम क्यों नहीं करती हैं। वरना एक ही घर में अगर 2 स्त्रियां भी हैं या 4 व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और एक उनमें से एक काम ना करे तो बाकी सब उस पर उंगली उठाएंगे, आरोप उसे लगाएंगे कि वह काम क्यों नहीं करता है। लेकिन लेखिका की माँ के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई उन पर आक्षेप लगा रहा है कि वो खाली क्यों रहती हैं, काम क्यों नहीं करती हैं जब हम सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। अब वो उसका कारण भी बताती है कि किसी ने उन्हें छींके से उतारने की कोशिश नहीं की, अर्थात किसी ने काम करने के लिए उन पर दबाव क्यों नहीं डलवाया, क्यों नहीं की। उसकी 2 वजहें थी, 2 कारण वो बताती हैं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह, तमाम वाशिंदे जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहब कौन? अंग्रेज़ों से, और या अंग्रेज़ों के चाहने वालों से, अंग्रेज़ों के फरमाबरदारों से। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, और लेखिका के नाना तो बिल्कुल अंग्रेज़ी रहन सहन के थे ही, और अंग्रेज़ों के फरमाबरदार थे। उनका रूपदाब था। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, कि हिंदुस्तान में जन्म लिया था इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी कहेंगे,
बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। यहाँ नाना की विशेषताएं आएंगी तो उसमें सब लिखा जाएगा कि नाना का व्यक्तित्व कैसा था, उसमें ये बिंदु हम लिखेंगे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, संघर्ष किया था, वे प्रायः उनमें से अनेक अंग्रेज़ों की प्रशंसा करने वाले रहे थे, जिनमें गांधी, नेहरू जी ये सभी शामिल हैं। और लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी के घर वाले भी थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, कि लड़के ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, खूब नाम कमा रहा है, लेकिन जेब खाली है। दबदबा किसका था? उसके साहबी ससुर का ही था, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था या फरमाबरदार था, कुछ भी कहा जाए। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को, उनका मानना क्या था? लेखिका के अपने घर वालों का, यानी कि दादी और घर के अन्य सदस्यों का मानना क्या था कि एक सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, कि साहबी ससुर ने अपनी कोमल सी लड़की उनके बेटे को दे दी, बहुत बड़ा शान किया है। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती? उनके लिए तो परियों की कहानी जैसी है, ये रोमांचक कहानी है। एक सिरफिरे लड़के को सिरफिरा क्यों कहा? क्योंकि वो आज़ादी में के आंदोलन में कूद चुके हैं, सब कुछ छोड़कर। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, इसमें दो और उपकथाएं जुड़ गई उनके हिसाब से, कि और कहानियाँ और प्रसंग कौन से जुड़े। एक तो नानी की इच्छा थी कि बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही से हो, और दूसरी क्या कि नाना ने भी रजामंदी दे दी कि हाँ चलो ठीक है, मान ली जाती है। वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को, कहानी का तिलिस्म जैसे कोई रहस्य होता है, उसे और गाढ़ा बना देती हैं और पक्का कर देती हैं। दूसरी वजह, ये तो एक वजह थी कि लेखिका की माँ साहबी खानदान से थी, और दूसरी वजह क्या है? माँ स्वयं है, कि लोग उन्हें कुछ कहते नहीं हैं, चाहे वो काम करे ना करे। दूसरी वजह है माँ की अपनी शख्सियत थी, शख्सियत अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी उनकी ऐसी थी। क्या खास बात थी? उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ। दुनियादारी होता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, मदद, सहयोग, बहुत सारी बातें होती हैं कि किसी के यहाँ कोई प्रसन्नता की घड़ी है, सुख दुख की घड़ी है, तो हम कैसा व्यवहार करें, आना जाना, ये सब दुनियादारी में आता है। बच्चों की देखभाल करना। लेकिन गैर दुनियादारी जो इन चीज़ों को अनदेखा करके अपना जीवन जीता रहे, वो होती है गैर दुनियादारी। तो गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, कि लेखिका की माँ एक तो बहुत ईमानदार थी, और दूसरी निष्पक्षता, कि अगर कोई घटना किन्हीं दो से जुड़ी है और कोई उनके पास आए हैं, तो दोनों को ध्यान से सुनना, किसी के पक्ष में होकर उत्तर निर्णय न देना, जो सही है उसके साथ खड़े रहना, तेरे मेरे की भावना से बिल्कुल अलग, चाहे वो उनका अपना सदस्य है, चाहे कोई पराया सदस्य है, जो ठीक है वो उनके साथ होती थी। ये होता है निष्पक्षता। तो ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस कदर घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। मानो कोई परियों की कहानी हो, कोई परी हो, वही ऐसा कर सकती हैं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई भारी भरकम काम करवाने की उनके बारे में सोचे कि वो कर दें, ऐसा कोई सोचता ही नहीं था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, घर में कोई बड़ा काम करवाना हो, तो उनका सुझाव अपेक्षित होता था। अवश्य उनसे पूछा जाता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी जो राय उनसे मांगी जाती थी। अगर वो कोई सुझाव देती थी कि इसको ऐसे किया जा सकता है, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो निश्चित रूप से वह सुझाव स्वीकार्य होता था, घर में माना जाता था। जैसे पत्थर पर लकीर खोद दें तो वो परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है। वैसे ही अगर किसी स्थिति में उन्होंने अपनी कोई राय दी है तो उस राय को अवश्य ही माना जाता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।